हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जीएसटी अपडेट्स की इस सीरीज में, जिसमें हम हाल फिलहाल के जीएसटी रिलेटेड डेवलपमेंट्स के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अप्रैल 2024 में अभी तक जीएसटी में क्या क्या नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। आज हम लेकर आ रहे हैं 4 केसेस, जिसमें से पहले केस में सर्विस ऑफ प्रॉपर नोटिस के स्कोप की चर्चा हुई है। दूसरे केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने रूल 89 के सब रूल 4 के सब क्लॉज सी के संवैधानिकता पर चर्चा की है। एक्सपोर्ट के मामलों में रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इस केस का फोकल पॉइंट रहा। आज का तीसरा केस ई वे बिल में गलत व्हीकल नंबर के बारे में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है। और हमारा आज का आखिरी केस एक्स डायरेक्टर की पर्सनल लायबिलिटी के इशू से डील करता है। तो चलते हैं अपने पहले केस की तरफ। हमारा पहला केस सिद्ध सेल्स कॉरपोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है। इसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रॉपर सर्विस ऑफ शो कॉज नोटिस फॉर हियरिंग और एक्स पार्टे ऑर्डर के दायरों को स्पष्ट किया है। चलिए देख लेते हैं इस मैटर के फैक्ट्स को। जैसा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोट किया है, इम्प्यून्ड ऑर्डर की ऑर्डर शीट के अध्ययन से पता चलता है कि सेक्शन 67 के तहत प्रोसीडिंग्स में असेसी भाग लेता चला आ रहा था। 20 जुलाई 2023 को सेक्शन 73 के अंडर एक नोटिस इशू होती है। इस नोटिस में अगली तारीख 19 अगस्त 2023 की निर्धारित की गई थी। 19 अगस्त को तो कोई ऑर्डर पारित नहीं हुआ, पर उससे एक दिन पहले यानी कि 18 अगस्त का एक ऑर्डर था, जिसमें असेसी के दरख्वास्त पर मामला एडजर्न कर दिया गया था। 18 तारीख के ऑर्डर में अगली तारीख 7 सितंबर 2023 तय हुई थी। इस ऑर्डर शीट पर ना तो असेसी और ना ही उनके काउंसिल की कोई नोटिंग दर्ज पाई गई। अगली तारीख मतलब कि 7 सितंबर को कोई एंट्री नहीं मिली। 7 सितंबर से 3 दिन पहले की एक एंट्री नोटेड है, जिसमें असेसी के काउंसिल की अपीयरेंस नोटेड है, पर ना ही इस दिन और ना ही 7 सितंबर को कोई ऑर्डर मिलता है जिसमें सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की गई हो। इसी प्रकार बिना प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए 23 फरवरी 2023 को इम्प्यून्ड ऑर्डर पास कर दिया गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरी कार्यवाही को गलत बतलाते हुए इस बात पर जोर दिया कि एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स के गंभीर निष्कर्ष निकल सकते हैं। ऐसे में बिना सुनवाई का एक उचित मौका दिए ऑर्डर पास करना अनियमित और पूरी तरह से गैर कानूनी होगा। हमारा अगला केस मेसर्स इंडियन हर्बल स्टोर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। मेसर्स इंडियन हर्बल स्टोर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2 इश्यूज डिस्कस किए गए हैं। ये मैटर एक्सपोर्ट के दायरे में एक्यूमुलेटेड अनयूटिलाइज्ड आईटीसी के संदर्भ में है। इस केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने 2 मुख्य प्रश्न आए। पहला प्रश्न कि क्या अमेंडमेंट के बाद रूल 89 4C की एप्लीकेबिलिटी रेट्रोस्पेक्टिव होगी या प्रोस्पेक्टिव होगी, और दूसरा प्रश्न रूल 89 4C की वैधानिकता पर था। पहले प्रश्न में दोनों ही पक्ष ये मान रहे थे कि रूल 89 4C प्रोस्पेक्टिव तरीके से ही लागू होगा, पर स्टेट की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थी कि अगर रिफंड का प्रोसेस अमेंडमेंट के बाद शुरू हुआ है तो अमेंडेड रूल लागू होगा, भले ही वो प्री अमेंडेड पीरियड की आईटीसी के बारे में बात क्यों ना हो रही हो। रूल 89 4C की एप्लीकेबिलिटी पर निर्णय देते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि एक्सपोर्ट की तारीख पर ही आईटीसी का अधिकार निश्चित हो जाता है।
सेक्शन 54 के तहत रेलेवेंट डेट का सहारा लेते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिस प्रकार रिफंड की एप्लीकेशन की लिमिटेशन एक्सपोर्ट की डेट से शुरू होती है, उसी तरह आईटीसी भी एक्सपोर्ट की तारीख को ही सुनिश्चित हो जाती है। रूल 89(4)(c) एक्सपोर्ट्स के मामलों में मैक्सिमम एडमिसिबल आईटीसी का फॉर्मूला निर्धारित करता है। इसमें टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन को 2020 में अमेंड कर दिया गया था। अमेंडमेंट के पहले टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई का अर्थ सिंपली उन जीरो रेटेड सप्लाई की वैल्यू होती थी जिसमें टैक्स ना जमा करके या तो बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया गया हो। अमेंडमेंट के बाद टर्नओवर में वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के अलावा एक और सूरत ऐड कर दी गई। अब टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए या तो वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को लिया जा सकता है, या फिर या तो उसी सप्लायर द्वारा या उसके बराबर के सप्लायर द्वारा समान प्रकार के गुड्स की डोमेस्टिक सप्लाई की वैल्यू का 1.5 गुना वैल्यू इसको लिया जा सकता है। इन दोनों में से जो भी कम हो उसे टर्नओवर माना जा सकता है। इसका असर सीधा सीधा ये हुआ कि आईटीसी के लाभ पर एक प्रकार की अपर कैप लग गई। असल एक्सपोर्ट की वैल्यू यदि इस फॉर्मूले के तहत की हुई वैल्यूएशन से ज्यादा भी आती है तो असेसी को उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। आगे रूल 89(4)(c) के अमेंडमेंट की वैधानिकता पर चर्चा करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मेसर्स टोनबो इमेजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले को कोट करते हुए कहा कि ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने अमेंडेड रूल 89(4)(c) को पहले ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। जब भी किसी कानून को असंवैधानिक करार दिया जाता है तो वो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल एब इनिशियो होता है। हमारा अगला केस ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है। इस मैटर में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टॉक ट्रांसफर के दौरान जनरेटेड ई-वे बिल में गलती के असर की व्याख्या की है। इस मैटर के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। असेसी गुड्स का स्टॉक सहारनपुर से गाजियाबाद ट्रांसफर कर रहा था। ट्रक के साथ ई-वे बिल में व्हीकल नंबर को लेकर डिस्क्रिपेंसी पकड़ी गई और प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई। ई-वे बिल पर पड़ा व्हीकल नंबर एक्चुअल गुड्स कैरी कर रही ट्रक के नंबर से बिल्कुल अलग पाया गया। असेसी ने आर्ग्यू किया कि क्योंकि ये स्टॉक ट्रांसफर का इशू है इसलिए इंटेंशन टू इवेड टैक्स का प्रश्न नहीं उठता है। यहाँ पर ई-वे बिल डाउनलोड करने में गलती हुई है पर यह गलती पीनलाइज नहीं की जानी चाहिए। दूसरी तरफ स्टेट की तरफ से आर्ग्यूमेंट आया कि 1 या 2 डिजिट की गलती को तो क्लेरिकल एरर मान करके छोड़ा जा सकता है पर इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। दोनों ही पक्ष इस बात पर राजी थे कि यह स्टॉक ट्रांसफर का मामला है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए असेसी की आर्ग्यूमेंट को सही ठहराया। क्योंकि यह स्टॉक ट्रांसफर का केस है, इसमें टैक्स इवेजन का कोई सवाल नहीं उठता है। आप लोगों को याद करा दें कि जीएसटी सप्लाई बेस्ड टैक्स है। टैक्स इंपोज करने के पहले या टैक्स इवेजन की प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले सप्लाई होना अनिवार्य है। आगे ऑनरेबल हाई कोर्ट के अनुसार विभाग ने ई-वे बिल पर गलत व्हीकल नंबर के अलावा कोई भी और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे कि ये लगे कि ये इवेजन ऑफ टैक्स का मैटर है।
आज का हमारा आखिरी केस प्रसन्न करुणाकर शेट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। आइए देखते हैं इस मैटर के फैक्ट्स। यहाँ पेटिशनर कुल 8 महीनों के लिए कंपनी का प्रॉपर डायरेक्टर रह पाया था। पेटिशनर ने मार्च 2017 में डायरेक्टरशिप ज्वाइन की थी और नवंबर 2017 में उसका DIN डिस्क्वालीफाई हो गया था। उसके बाद उसकी जगह दूसरे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जून 2018 में हुआ। पेटिशनर ने मई 2019 में फॉर्मली रिजाइन कर दिया था। अगस्त 2020 में कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया और नवंबर 2020 में उस शो कॉज नोटिस पर एडवर्स ऑर्डर भी आ गया। इस मैटर में पेटिशनर, जो कि पहले ही रिजाइन कर चुका था और किसी भी तरह से कंपनी पर कोई कंट्रोल नहीं रखता था, उस पर रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करके उसकी संपत्ति अटैच कर ली गई। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सेक्शन 79 को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सेक्शन 79 के तहत लायबिलिटी सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन की ही बन सकती है। पेटिशनर सेक्शन 79 के दायरे में रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। सेक्शन 89 के अनुसार कार्यवाही शुरू करने से पहले ऑफिसर को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है वो उस कंपनी का रेलेवेंट टाइम पर डायरेक्टर रहा हो। केवल वो ही व्यक्ति जो कंसर्न टाइम पर कंपनी का डायरेक्टर रहा है उसको सेक्शन 79 के तहत लायबल किया जा सकता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ एक सब्जेक्टिव सैटिस्फैक्शन ऑफ ऑफिसर की बात कही जा रही है, इसलिए प्रॉपर ऑफिसर को अपने सैटिस्फैक्शन को जस्टिफाई करने वाले कारणों को ऑर्डर में नोट करना होगा। मतलब कि एक ऐसा ऑर्डर जो स्पीकिंग ऑर्डर हो वो जरूरी है। इस केस में ऐसा कोई भी कारण नोट नहीं किया गया था, इसलिए पेटिशनर के आर्ग्यूमेंट्स को मानते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अटैचमेंट और रिकवरी प्रोसीडिंग्स को गलत ठहराया। तो ये थे हाल फिलहाल के कुछ बड़े फैसले। जल्द ही दोबारा मिलते हैं कुछ और अपडेट्स के साथ। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। आपके बहुमूल्य फीडबैक्स का इंतजार रहेगा। जय हिंद।